सोचिए, एक ऐसा देश जो न आकार में बड़ा था, न जनसंख्या में, न संसाधनों में बहुत धनी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा साम्राज्य बनाया कि कहा गया, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटेन, एक टापू जो एक समय में 70 से ज्यादा देशों पर राज कर रहा था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, अमेरिका, सिंगापुर, मिस्र और भी कई देश। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि लूट, चालाकी, युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध की महागाथा है। कैसे एक व्यापारी राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा शासक बना? क्या इसमें सिर्फ ताकत थी या कुछ और गहरी रणनीति? 1500 के अंत में यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल समुद्री साम्राज्य बना चुके थे। ब्रिटेन थोड़ा पीछे था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वाकांक्षी। 1588 में ब्रिटेन ने स्पेनिश आर्माडा को समुद्र में हरा दिया। ये उसके आत्मविश्वास की शुरुआत थी। यहीं से ब्रिटिश नौसेना का वर्चस्व शुरू हुआ। उनके जहाज तेज थे, समुद्री नक्शे और दिशाएं बेहतर थीं और रणनीति बेहद सटीक। फिर आया सबसे खतरनाक हथियार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में बनी ये कंपनी कागजों पर व्यापारी थी, लेकिन असल में ये कंपनी थी एक प्राइवेट आर्मी विद अ ट्रेड लाइसेंस, यानी निजी सेना के साथ व्यापार का नकाब। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने तटों पर किले बनाए, अफसर रखे और हथियार लादे। धीरे धीरे वे व्यापार से ज्यादा सत्ता में रुचि लेने लगे। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस पर बारीकी से नजर थी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और मराठा साम्राज्य बटा हुआ था। ब्रिटेन ने इस मौके को पहचान लिया। उन्होंने भारतीय नवाबों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया गया, वो भी अपने ही विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर की मदद से। इस लड़ाई के बाद ब्रिटेन ने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया और वहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश शासन का असली दौर। कंपनी ने कर वसूली शुरू की, कानून बनाए और भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी हितों के अनुसार ढाल दिया। धीरे धीरे भारत न सिर्फ उनका उपनिवेश बना, बल्कि उनका वित्तीय इंजन बन गया। अफ्रीका, एक महाद्वीप जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों को इसकी जानकारी कम थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी और औद्योगिक क्रांति आई, ब्रिटेन को अफ्रीका के संसाधनों की भूख लगने लगी। 1884 का बर्लिन सम्मेलन, जहां एक ही कमरे में यूरोप की शक्तियों ने अफ्रीका के नक्शे को बांट लिया, बिना अफ्रीकी लोगों से पूछे, बिना इतिहास जाने। ब्रिटेन को मिला केन्या, नाइजीरिया, घाना, युगांडा, साउथ अफ्रीका। उन्होंने वहां रेलवे, कानून, शिक्षा की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों की लूट की। कई जगहों पर स्थानीय जनसंख्या को हाशिए पर डाल दिया गया, जबरन मजदूरी कराई गई और सांस्कृतिक पहचान मिटा दी गई। ये सब कुछ किया गया सिविलाइजेशन के नाम पर। ब्रिटेन ने केवल तलवार से शासन नहीं किया, उसने मानसिक नियंत्रण भी स्थापित किया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये उनकी सबसे गहरी रणनीति थी। भारत में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर फूट डाली गई। मुसलमानों को हिंदुओं से, ब्राह्मणों को दलितों से, मराठों को राजपूतों से लड़ाया गया। इसी तरह अफ्रीका में भी जनजातियों को लड़वाया गया, ताकि लोग आपस में उलझे रहें और ब्रिटिश शासन स्थिर बना रहे। ये एक ऐसा मानसिक जाल था जिसकी छाया आज भी कई समाजों पर है। पर जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तो क्रांति जन्म लेती है। भारत में 1857 की क्रांति, पहली बार देश भर के सिपाही, राजा और आम जनता ने अंग्रेजी राज को ललकारा। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली आंदोलन। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, केन्या के जोमो केन्याटा और नाइजीरिया के नमदी अज़िकिवे जैसे नेता उठ खड़े थे। ब्रिटिश साम्राज्य के हर कोने में अब विरोध की चिंगारी थी, ज्वलंततः आज़ादी की आग बन। 1947 भारत आज़ाद हुआ।
उसके बाद अफ्रीकी देशों की बारी आई। 1960 के दशक को कहा गया ईयर ऑफ अफ्रीका, क्योंकि उस साल 17 अफ्रीकी देशों ने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की। एक समय पर ब्रिटिश साम्राज्य 35 करोड़ लोगों पर शासन करता था। आज वो शक्ति केवल स्मृति है। कॉमनवेल्थ नेशंस नामक संस्था में तब्दील हो चुकी है, जहां अब केवल संवाद है, हुकूमत नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी है कि कैसे भूख, चालाकी और सत्ता की लालसा मिलकर दुनिया को बदल सकती है। लेकिन इस कहानी में उम्मीद भी है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास जानना सिर्फ ज्ञान नहीं, चेतना है, तो हिस्ट्री नोशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास तभी हमें बचा सकता है जब हम उसे समझें।